नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ज्योग्राफी में आप लोगों को सभी नदियाँ, सभी पहाड़, सभी झरने, सभी लोकेशंस और इसके साथ साथ वहाँ होने वाले सभी सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इसके अलावा अन्य जितने भी प्रकार के परिदृश्य पाए जाते हैं उन सब का आपको ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो इसलिए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नदी तंत्र, एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम आज बात करेंगे भारत के वृहद नदी तंत्रों में से एक सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र के साथ साथ हम उसकी सहायक नदियों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे और इसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे कि नदी बेसिन्स क्या होते हैं, नदियां क्या होती हैं, नदी घाटियां क्या होती हैं। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हम उन सभी क्वेश्चंस का निराकरण करने के लिए आज लेकर आए हैं आपके पास इस टॉपिक को। तो आइए शुरुआत से हम लोग धीरे धीरे करके चर्चा करते हुए चलते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि नदी बेसिन क्या होता है। लेकिन नदी बेसिन से भी पहले हमें बात करना होगा कि नदी क्या होती है। तो नदी बेटा एक ऐसा तंत्र होता है जल का, जो कि किसी भूभाग पर ढाल के अनुरूप बह रहा होता है, उसे हम नदी कहते हैं। आप देखते हो एक जल की धारा को आप किसी ढलान में बहाते हो तभी वो किसी दिशा की ओर बह रही होती है, अन्यथा की स्थिति में वो एक ही जगह पर जल भरा रह जाता है। यानी नदियां जो होंगी वो अपनी ढलान के अनुरूप ही बहती हैं। और यदि ढलान के मार्ग में कोई अवरोध आ जाएगा तो वह नदी उस अवरोध को काट कर, उस अवरोध को छेद कर बाहर निकल जाएगी। तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने देखा कि नदी एक जल की एक बड़ी सी धारा है। फिर आगे देखेंगे कि नदी बेसिन क्या होते हैं। तो नदी और उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज, जो भी सहायक नदियां होंगी और उनकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज जो होंगी, उन सभी नदियों के सम्मिलन से बने हुए क्षेत्र को हम नदी बेसिन कहते हैं। नदी बेसिन कहते हैं, या हम इसे नदी अपवाह तंत्र भी कहते हैं। यानी नदी के अपवाह का पूरा जो सिस्टम बन जाता है उसी को हम लोग अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। हम बात कर लेते हैं कि नदी घाटियां क्या होती हैं। कुछ ऐसी घाटियां होती हैं जिनसे नदियां बहकर निकल जाती हैं, तो हम उन्हें नदी घाटी कह देते हैं। नदियों द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है, वी शेप्ड वैली का निर्माण किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग कि भारत में कुल मिलाकर 14 वृहद बेसिन या दीर्घ बेसिन, इसके साथ साथ 44 मध्यम बेसिन और 55 लघु बेसिन पाए जाते हैं। इन 14 वृहद बेसिन में से आप देखोगे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, लूनी, महानदी, नर्मदा, कावेरी, तापी, माही, साबरमती, बराक और सुवर्णरेखा नदी, ऐसे 14 वृहद बेसिन आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन वृहद बेसिन में से आज हम केवल और केवल सिंधु नदी के वृहद बेसिन का अध्ययन करने वाले हैं। आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे होंगे कि यह पूरा का पूरा सिंधु नदी का तंत्र बना हुआ है, जिसमें उसके साथ साथ उसकी सहायक नदियों को भी प्रदर्शित किया गया है। तो आइए ले चलते हैं, हम सबसे पहले सिंधु नदी से स्टार्ट करते हैं। यह सिंधु नदी आपकी यहाँ से होते हुए कुछ इस प्रकार होते हुए यहाँ से यह अरब सागर में गिरती है। हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से बात करेंगे तो नदी निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह नदी कहाँ से निकलती है या किस हिमालय से इसका उद्गम होता है। तो इसका उद्गम होता है बेसिकली ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी से, जिसे आप कहते हो कैलाश रेंज। और इस पर पड़ने वाला पर्वत सबसे ऊंचा माउंट कैलाश, जिस पर आप कहते हो कि शिव जी निवास करते हैं, वो इसी कैलाश श्रेणी पर पड़ने वाला सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे देखेंगे कि इस कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान की ओर से एक नदी निकलती है, जिसे आप इस क्षेत्र से यानी पूरे के पूरे तिब्बत क्षेत्र में आप इसे सिंधी खंबन के नाम से जानते हैं। सिंधी खंबन के नाम से आप इसे जानते हैं। सिंधी खंबन के नाम से आप इसे जानते हैं। फिर आगे बात करेंगे हम
कि नदी आगे बढ़ेगी, सिंधी खंबन नदी आगे बढ़ रही है और यह नदी आप देख रहे होंगे कि यहां से इस लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। तो इस पॉइंट को कहते हैं हम दमचौक। दमचौक, इस दमचौक नामक स्थान से यह नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है। आगे बात करेंगे कि यह नदी बहती हुई यह लेह जिले से होकर आगे बढ़ती है और लेह जिले से होते हुए यह नदी आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे कुछ करके चली आती है। हम सबसे पहले पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि सिंधु नदी किस स्थान से भारत में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान से, दमचौक नामक स्थान से। वहीं पर अगला क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। लद्दाख और इसके साथ साथ जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। नीचे जास्कर और ऊपर लद्दाख, इन दो श्रेणियों के मध्य बहती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह जास्कर नाम की एक नदी है जो कि यहाँ से मिल रही है। यह जास्कर नदी इसी जास्कर श्रेणी से निकलती है और लेह जिले में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इसी सिंधु नदी के तट पर सिंधु दर्शन नामक एक महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में, जो कि सिंधु को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। आगे देखिए आप कि यह लेह जिले से होती हुई आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद आप इसे देखेंगे तो यह एक नदी और निकलकर इस नदी में मिल जाती है और यह नदी रीमो ग्लेशियर से निकलती है, जिसे आप श्योक नदी कहते हो। श्योक नदी रीमो ग्लेशियर से निकलती है और यहीं पर इस श्योक नदी में एक नदी और सियाचिन ग्लेशियर से निकलकर मिल जाती है, जिसे आप नुब्रा नदी के नाम से जानते हो। और यह यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है कि नुब्रा वैली कहाँ पर अवस्थित है। तो नुब्रा वैली बेटा स्थित है सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में। इस नदी द्वारा बनाई गई वैली को आप नुब्रा वैली कहोगे, या जिस घाटी से नुब्रा नदी बह रही होगी उसे आप नुब्रा घाटी कहते हो। आगे देखेंगे हम कि एक अन्य नदी माउंट केटू से निकलकर, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी रहेगी माउंट केटू, उससे निकलकर यह केटू का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। तो यह केटू से निकलकर सिगार नदी यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1, 2, 3 और इसके साथ साथ जास्कर नदी, ऐसी 4 रिवर्स की हमने बात कर ली है जो कि सिंधु नदी में लद्दाख क्षेत्र में ही जाकर मिल जाती हैं। आगे हम देखेंगे कि यह नदी कुछ आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक गिलगित नदी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के POK के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से निकलकर यह नदी यहाँ पर आकर मिल जाती है और इसे आप गिलगित नदी के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए कि जो भी नदियां मिल रही हैं आपकी, तो यह श्योक नदी जहां पर मिल रही होगी, इस श्योक नदी को आप कहते हो स्कार्दू नामक स्थान पर यह मिलती है। स्कार्दू नामक स्थान पर यह काबुल नदी जहाँ पर मिलती है इसे कटक कहते हैं। कटक, इस कटक नामक स्थान पर यह मिलती है। अब हम देखते हैं शुरुआती दौर से कि जो नदी यहाँ से आगे बढ़ती है वो इस गिलगित क्षेत्र में एक गार्ज बनाती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग में एक गार्ज बनाएगी जिसे आप गिलगित गार्ज के नाम से जानते हो। गिलगित गार्ज के नाम से जानते हो। और यह ट्रांस हिमालय में बनने वाला गार्ज होगा, बेटा। और इस गार्ज को हम गिलगित गार्ज के नाम से जानेंगे। इस गिलगित गार्ज के बाद इस नदी का पर्वतीय अपवाह समाप्त हो जाता है, यानी हम कहेंगे कि गिलगित गार्ज के बाद इसका पर्वतीय अपवाह समाप्त हो गया और यह प्रवेश कर जाएगी यहाँ से आकर पठारीय भाग में। किस भाग में बेटा? पठारीय भाग में प्रवेश करती है। अब देखिए आप लोग कि यहाँ से इसका अपवाह तंत्र खत्म हो गया और यह पठारीय भाग में प्रवेश करेगी। इस पठारीय क्षेत्र को, जो भी पठारीय क्षेत्र रहेगा उसे हम कहते हैं पोतवार का पठार। इस पठार से होती हुई यह नदियां बहती है और इसके बाद यह साल्ट रेंज को पार करती हुई यह नदी जाकर आगे जाकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। फिर देखिए कि हमने यहाँ पर इस काबुल नदी को मिलाया है। काबुल कहाँ पर मिलेगी? कटक नामक स्थान पर मिलेगी। एक अन्य नदी सोहन नदी भी यहाँ पर आकर मिलती है। इसके अलावा एक गोमल नदी रहती है जिसकी 2 सहायक नदियाँ झोब और कुंडर नदियाँ हैं। ये गोमल नदी आकर यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरीके से ये नदियाँ भी आकर सिंधु नदी में मिल चुकी हैं।
तो हम देखेंगे कि अब सिंधु नदी आगे बढ़ रही है और सिंधु नदी में यहाँ पर यह पंचनद आकर मिलता है। 5 नदियों का समूह पंचनद होता है बेटा। 5 नदियों का समूह पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, इन 5 नदियों का जो मिलन होगा उसी को हम पंचनद के नाम से जानेंगे। और यह यहाँ पर मीठनकोट नामक स्थान पर, मीठनकोट नामक स्थान पर मिलता है। और इस तरीके से यह नदी आगे आती है और इसके बाद कराची के थोड़ा सा दक्षिण में जाकर यह अरब सागर में जाकर मिलती है। इस तरीके से हमने सिंधु नदी के पूरे तंत्र के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी होंगी। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो नदी का बहाव इस ओर है, यानी पश्चिम की ओर है, तो ये जो नदियां होंगी ऊपर की ओर, इन्हें हम कहेंगे दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां। और इसके साथ साथ जो नीचे की नदियां हैं इन्हें हम कहेंगे बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां। तो इस तरीके से दाएं और बाएं के विभाजन को भी हम लोग समझेंगे कि दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां। सबसे पहले हम बात करते हैं दाएं हाथ से कौन सी नदियां मिलती हैं। दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां, तो दाएं हाथ में हम देखेंगे सबसे पहली नदी मिलेगी श्योक के बाद मिलेगी नुब्रा के बाद सिगार के बाद गिलगित के बाद काबुल नदी मिलेगी। काबुल नदी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक नदी मिलती है जिसे आप गोमल नदी कहते हैं, गोमल नदी मिल जाती है। इसके अलावा स्वात नदी मिलती है। तो इस तरीके से इतनी सारी नदियां हैं जो कि दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां हैं। इसके साथ साथ हम बाएं हाथ से मिलने वाली नदियों के विषय में जानते हैं। बाएं हाथ से कौन सी नदियां मिलती हैं, बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां। तो बेटा बाएं हाथ से मिलने वाली नदियों में आप देखेंगे कि जास्कर श्रेणी से निकलकर एक नदी मिल रही है जिसे जास्कर नदी कहते हैं। आगे देखेंगे आप कि अन्य नदियां आकर इसमें मिलेंगी, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, और इसके साथ साथ किशनगंगा नदी। तो झेलम हो गई आपकी झेलम, इसके साथ साथ चिनाब के साथ साथ रावी के साथ साथ व्यास के साथ साथ सतलज और सतलज के साथ साथ सोहन नदी भी आपकी मिलती है। तो इस तरीके से हमने बाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। हमने इस सिंधु नदी के जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ बेसिक से क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं कि सिंधु नदी का तिब्बत में क्या नाम है। सिंधु नदी का तिब्बत में नाम होगा सिंधी खम्बन। क्या नाम होगा बेटा, सिंधी खम्बन नाम होगा। इसमें लेह जिले से होकर बहती है। यह पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी किस जिले से होकर बहती है, तो सिंधु नदी आपकी लेह जिले से होकर बहती है। किस स्थान से प्रवेश करती है, तो बेटा ये आपकी दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। आगे आप देखेंगे किस स्थान से निकलती है, तो इस स्थान को कहते हैं चिल्लास, और चिल्लास नामक स्थान से निकलती है बेटा, चिल्लास नामक स्थान से निकलती है। पूरी की पूरी लद्दाख क्षेत्र में बहती है, कहीं भी जम्मू कश्मीर को टच नहीं कर रही है यह नदी। तो आप करेंगे कि सिंधु दर्शन आपसे उत्सव भी पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि यह पूरी तरीके से लद्दाख में मनाया जाने वाला उत्सव है।